प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एम मानस रायसा द स्टडी सेंटर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, स्पेशल यूपीपीसीएस और आरओ के लिए रायसा द स्टडी सेंटर एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहा है जिसका नाम है पीवाईक्यू सीरीज। इस पीवाईक्यू सीरीज की श्रृंखला में आज हम आपसे उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट में 2020 में उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा पूछा गया था। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पीवाईक्यू हमें कई चीज़ों के लिए ज़रूरी है। जैसे पीवाईक्यू से हम ये समझते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। जैसे समझिए पीवाईक्यू है, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस बात को आपको जानकारी मिलती है। आपको इसका बात की जानकारी मिलती है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का एरिया क्या होता है। इसके साथ पीवाईक्यू करने से आपको क्या पता चलता है कि क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, राइट। इससे के अलावा ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का ट्रेंड किस प्रकार चल रहा है, राइट। ये तमाम चीज़ों का हमें जानकारी होती है। तो पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आइए हम देखते हैं कि आपसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है। आपके पास चार विकल्प हैं, 2018, 2017, 2020, 2019। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 2020 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो हमारा एयर है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है हमारे वातावरण में, वायु में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको साफ सुथरा रखना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो बच्चों इसका टारगेट अगर हम 2017 से लेके 2024 की बात करते हैं तो इसके दौरान आपका जो है इसने लक्ष्य लगभग 20 से 30%, ठीक है, एयर को साफ करने की बात की गई थी। इसमें क्या साफ किया जाएगा? इसमें आपसे साफ किया जाएगा कि जैसे समझिए बात को, जो आप हमेशा देखते हो कि जो अक्सर आप न्यूज़ में देखते हो 10 PM, ठीक है, पार्ट मिलियन की बात की जाती है या 2.5 PM की बात की जाती है। तो इसी को इस कार्यक्रम में 2017 से 24 के बीच में लगभग आपका 20 से 30% कम करना इसका मुख्य उद्देश्य और टारगेट रहा है, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या कहा जा रहा है? नकारात्मक पक्षों की बात की जा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं था? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, अगर हम क्षरण की बात करें तो ये नकारात्मक चीज़ है, बिल्कुल नकारात्मक चीज़ है, राइट। पर्यावरण प्रदूषण ये भी नकारात्मक चीज़ है, तो ये भी आपका सही है। राजनीति एवं विकास से कोई नकारात्मक चीज़ है क्या? जरा आप अपने दिमाग से सोचो। राजनीति एवं विकास, डेवलपमेंट कभी नकारात्मक होता है नहीं, ये सकारात्मक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा सी, राइट। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास ये भी नकारात्मक चीज है, ठीक है। तो सकारात्मक है सी, आपका राइट जवाब हुआ। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणी विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ठीक, आइए पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पे पहला प्रतिवेदन, बी आवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पे दूसरा प्रतिवेदन, पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? कि आवर कॉमन फ्यूचर, ये आपका सही जवाब होगा, राइट। ये 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर जो है, इसे ब्रटलैंड आयोग भी कहा जाता है। तो इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, राइट। अगर हम एक्स्ट्रा आपको बताएं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 में आपको रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन याद होगा। तो उस सम्मेलन में एक एजेंडा 21 स्थापित किया गया था। तो एजेंडा 21 के तहत पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। उसके बाद 5 साल 1997 में इसकी रिव्यू किया गया था, ठीक है, जिसे हम रियो 5 भी कहते हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि 2002 में जोहान्सबर्ग में सम्मेलन होता है जिसे हम रियो 12 भी कहते हैं, राइट। रियो 10 कहते हैं, जिसमें स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। उसके बाद 2012 में रियो 20
का सम्मेलन होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं? आपके पास चार है, कैरोलिन मर्चेंट है, कार्ल मार्क्स है, रेचल कार्सन है और राजगोपाला है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा रेचल कार्सन, राइट। रेचल कार्सन लेखिका है, ये एक अमेरिकी लेखिका है। इन्होंने 1962 में साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि अमेरिका में पोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उस समय वातावरण बहुत दूषित हो रहा था, क्योंकि अमेरिका उस समय बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था, राइट। तो उसी पे इन्होंने ये किताब लिखी थी, रेचल कार्सन ने लिखी थी, जब ये साइलेंट स्प्रिंग बहुत ही फेमस बुक है इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे, राइट। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विरुद्ध कारण का प्रमुख नहीं है? कहने का मतलब इसमें है कि कौन सा एक वन्य प्राणियों के विरुद्ध जो है कारण नहीं है। तो जैसे प्राकृतिक आवास का नष्ट होना बिल्कुल कारण है। अगर प्राकृतिक आवास नष्ट होंगे तो जीव जंतु जो होते हैं, जो जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, वे नष्ट होंगी। जैसे सपोज दैट अगर आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आपकी स्थिति खराब होगी और आपके जीवन पे खतरा उपस्थित होगा, राइट। तो इसी तरह से अगर आप किसी भी जीव जंतु को उसके जंगल से, उसके आवास से बाहर करोगे, उसके आवास को नष्ट करोगे, तो उनका जीवन क्या होगा? खतरे में आ जाता है। इसी से वो संकटापन्न स्थिति में आ जाते हैं, राइट, विलुप्त होने के कगार पे आ जाते हैं। तो ये आपका सही जवाब है। जंगलों में आग लगा देना, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मानव द्वारा जंगल में आग लगे या प्राकृतिक द्वारा जंगल में आग लगे, इससे जो है जीव जंतुओं में कमी आती है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जब आग लगी थी तो बहुत बड़े लेवल पे कंगारू मरे थे। इसके अलावा अगर हम आग अमेजन की बात करें, अमेजन वर्षावन की, तो जब वहाँ पे आग लगी थी तो बहुत सारी जैव विविधता का नष्ट हुई थी, बहुत सारे जीव जंतुओं का हानि हुआ था। वन्य प्राणियों का अवैध व्यापार, ये भी सही है। अगर किसी भी जीव जंतु को अगर मारा जाएगा, उसका अवैध तरीके से व्यापार किया जाएगा, तो उसकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी आएगी। आप जानते हो, जैसे हाथी पे प्रतिबंध लगा है, मोर पे प्रतिबंध लगा है, इस प्रकार जनसंख्या में तीव्र वृद्धि आपका सही जवाब होगा। क्योंकि मेरे साथियों, जब जनसंख्या में ग्रोथ होता है, जब जनसंख्या बढ़ती है, तो ये विलुप्तीकरण का कारण नहीं है। विलुप्तीकरण के में तो क्या होती है? जनसंख्या में कमी आती है, राइट। तो इस तरह से आपका डी एक सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन पर चर्चा करनी है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 2020 में एक जनगणना जो हुई थी, एक्चुअल में हुई थी 18 में। जनगणना कब हुई थी मैं आपसे बता दूं, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये जनगणना हुई थी 2018 में जनगणना हुई थी। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई थी जुलाई 2020 में आई थी। और जुलाई 2020 में कब आई थी? 29 जुलाई को आई थी। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? टाइगर डे मनाया जाता है, इसलिए 29 जुलाई 2020 को ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला कथन कह रहा है कि भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी 70% है। बिल्कुल सही है। भारत में विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी बाघों की भारत में ही है। भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्य से बाहर रहते हैं, ये भी बात सही है। जैसा कि आप देखते हैं, आए दिन बाघों का जो हमला होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर लैंड में, आप देखते हो कि किसान गया है अपने खेत में और बाघ उस पर अटैक कर देता है। या कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कई वीडियो के माध्यम से कि बाघ जो है जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, उस गलियों में घुस जाता है और लोगों पे हमला कर देता है। तो ये बात भी सही है। तो इस प्रकार अगर हम आपसे देखें तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो देखिए, कथन यहाँ दिया है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ दो सूची है, एक तरफ नेशनल पार्क दिया है, दूसरा तरफ स्टेट दिया हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इसको सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो इंद्रावती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। मुल्लेम कहाँ पे है? मुल्लेम आपका गोवा में है। कलेसर कहाँ पे? हरियाणा में है। बेतवा झारखंड में नहीं है। बेतवा कुछ नहीं, बेतवा नदी है जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो बेतवा की जगह अगर बेतला होता तो आपका झारखंड सही होता। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन ही एक तरह से गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये घटनाएं दी गई हैं, इन्हें एक सीरियल में लगाना है कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी, ठीक। आइए देखते हैं। पहली है प्रोजेक्ट टाइगर। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1973 में, राइट। अगर हम प्रोजेक्ट हाथी की बात करें तो प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था 1900
1972 में। अगर हम जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो 2002 में, राइट। तो इस तरह से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आता है। 3, 1, 2, 4 आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कह रहा है कि अगर कोई जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उससे जो विभिन्न घटकों से जो पोषक तत्व होते हैं उसका गुजरना क्या कहलाता है। इसका मतलब ये समझिए आप, जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष को हिरन खा लिया, फिर हिरन को शेर खा लिया, तो हिरन से पोषक, वृक्ष से पोषक तत्व हिरन में गया, हिरन से कहाँ गया, शेर में गया, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर शेर की डेथ होती है और वो फिर मिट्टी में मिल जाता है, तो मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाश्म होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, उसके शरीर को, उसको केमिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर केमिकल धीरे धीरे क्या हो, मिट्टी में मिल जाता है, फिर वो पौधों के माध्यम से, जब पौधे के जड़ों के माध्यम से पौधों में आ जाता है। तो इस तरह से एक सर्किल चलती है, राइट, एक सर्किल चलती है। और इसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, एकदम कंसेप्ट बेस है। तो इसको क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। मैंने आपका भू मतलब जमीन में मिल जाता है, केमिकल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया ना, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। कह रहा है कि जब ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं, अगर ये समाप्त हो जाए, जैसे वातावरण से क्या क्या समाप्त हो जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त हो जाए, ठीक है, मीथेन गैस समाप्त हो जाए, अगर इस प्रकार की गैसें अगर हवा से समाप्त हो जाए हमारे वायुमंडल से, तो तापमान क्या होगा, राइट। ये ए ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री। तो आपका सही जवाब क्या होगा, -18 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस, इसका एवरेज टेम्परेचर होता है, राइट। तो 15 और 18 कुल टोटल कितना होता है, 33 डिग्री होता है। 33 में से अगर 15 को आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, -18 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको क्या कहते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये डिफिनीशन पूछ लिया गया था आपसे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सीयर, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोषकीय या सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानते हो, सस्टेनेबल इकोनॉमी जानते हो, सस्टेनेबल पॉलिटिक्स जानते हो, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जानते हो, उसी तरह से सस्टेनेबल पर्यटन का बात किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, राइट, ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आइए देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। जी नहीं, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से सस्टेनेबल पर्यटन का क्या मतलब है, कुछ नहीं है। बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। आपका सही जवाब क्या है, फिर सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना, आपका ये सही जवाब हुआ, राइट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अभी एक आपसे देखा मैंने कि ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन और पूछा गया था, ये दोबारा जो है ग्रीन हाउस गैस से प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी जलवायु परिवर्तन की बात की जाती है तो जलवायु परिवर्तन वाले चैप्टर से, जो क्लाइमेट चेंज वाला चैप्टर है, वहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आइए देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, ये भी है, ये सारे हैं। आपका सही जवाब क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की जगह पर नाइट्रस ऑक्साइड दिया होता तो ग्रीन हाउस गैस थी, राइट, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण का वर्गीकरण नहीं है, राइट। आपसे पूछा गया कि पर्यावरण का वर्गीकरण नहीं, कौन सा नहीं है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट है। तो देखिए कौन कौन से पर्यावरण के वर्गीकरण। देखिए परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक, ये भी है, ये भी है, ये भी। आपका सही जवाब क्या होगा, परिचालन पर्यावरण नहीं होगा। कैसे, देखिए भौतिक पर्यावरण के क्या अंतर्गत आता है, जल, थल, वायु, ये सब भौतिक पर्यावरण के। सांस्कृतिक पर्यावरण के मतलब आपका जो समाज है, संस्कृति है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, राजनीति, ये सब सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब आते हैं, राइट। तो ये तीनों हैं, बल्कि आपका सही जवाब ये हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। कि ये जो पारिस्थितिकी संक्रमण की जो अवधारणा है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आपका सही जवाब होगा बेनेट द्वारा, राइट, ठीक है। तो
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपसे बताया था कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन मिल गया आपके लिए। आपका ये समुद्र जल स्तर का बढ़ना बिल्कुल सही है, हिम नदी का पिघलना ये भी सही, बीमारियों का फैलना ये भी सही, प्रवाल भित्ति का विरंजन ये सभी सही है। तो ग्लोबल वार्मिंग से ये सारी घटनाएं घटती हैं। जैसा कि आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग होगा, तापमान बढ़ेगा तो जो हिमनद हैं, जो ग्लेशियर वो पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र जल तल का जो स्तर है वो बढ़ेगा। इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे अगर समुद्र के किनारे जो भी शहर हैं वो डूबेंगे, द्वीप जो हैं छोटे छोटे वे डूब जाएंगे, तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। ठीक है, बीमारियां फैलती हैं, जैसा कि आप जानते हैं प्लेग वगैरह बहुत तेज़ी से फैलता है गर्मी में। प्रवाल विरंजन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रवाल क्या होते हैं, जो ये आपके एल्गी होते हैं, इनका एक निश्चित टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो प्रवाल होते हैं, मूंगा होते हैं, इनका एक निश्चित तापमान होता है, लगभग ये 20 से आपके 21 डिग्री तापमान में रहते हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा तापमान हो गया तो फिर ये नष्ट हो जाते हैं। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो फिर ये भी नष्ट होंगे। तो आपके सभी विकल्प सही हैं, राइट। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ABCD सभी के सभी सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। इसको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। 1992 में बहुत ही फेमस है रियो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसे पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस है आपका। देखिए, राइट, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था। ब्रटलैंड अगर आयोग रिपोर्ट की बात करें तो अप्रैल 1987 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1987 में इसका प्रकाशन हुआ था, अप्रैल माह में। ठीक है, अगर मॉन्ट्रियल की हम बात करें तो सितंबर माह में 1987 में हुआ था। और अगर लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट की बात करें, तो ये 1972 में रिपोर्ट आई थी। इसी रिपोर्ट के बाद स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, राइट। तो लिमिट टू ग्रोथ का मतलब होता है कि समृद्धि की सीमा। ठीक है, 2022 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट। लिमिट टू ग्रोथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सारी महत्वपूर्ण है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं। ठीक है, रियो कब हुआ था, 1992 में। तो इस तरह से आपका सबसे पहले क्या है, लिमिट टू ग्रोथ है 72 में, राइट। उसके बाद क्या है, ब्रटलैंड आयोग है, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, फिर रियो पृथ्वी सम्मेलन, ये आपका क्रम है ना। तो 4 है, फिर 2 है, 3 है, 1 है। 4, 2, 3, 1 आपका सही जवाब हुआ, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो आपके पास 4 विकल्प, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हरियाणा है, जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है ये हरियाणा से नहीं होता बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरता है, क्योंकि ये चंबल नदी से जुड़ा हुआ है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये प्राकृतिक रूप से जो घड़ियाल होते हैं उसके लिए फेमस है, राइट। यहाँ से IAS ने भी प्रश्न आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो ये जो उसके लिए फेमस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करिए। ये भी हो गया आपका, ये हो गया क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से जो है, जो भी क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आया है, तो वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है, जो PYQ की सीरीज होगी, उसमें हम 2019 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सभी को लाभ हो सके, जो भी इस बार UP PCS या RO का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।